हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेड्रस देवदारा एज वी आर डीलिंग विद द सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो नए हैं, हम यहाँ फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएफएस की, साथ ही साथ एसीएफ और रेंजर की प्रिपरेशन आप मेरे चैनल से जुड़ के कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये देखिए, ये जो है सेड्रस देवदारा, ये मैंने यहाँ पिक्चर्स आपको दे रखे हैं सो डैट कि आपको समझने में आसानी हो। ये जो आप देख रहे हो ये है सेड्रस देवदारा, इसे कॉमनली हम लोग देवदार भी कहते हैं, देवदार का वृक्ष कहते हैं ना। हाई एल्टीट्यूड्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके ये देखिए, ये लीव जो है, ये लीव्स होते हैं इसके। आपको ये बहुत हद तक जो है ये लीव जो है आपको निडल निडल शेप में दिख जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये उसका कोन है, ठीक है। आप देहरादून, शिमला, हिमाचल, ये सभी जगह घूमने आप जाते हो तो टूरिस्ट टूरिस्ट प्लेस में ये आप इसको अक्सर देखने को मिलता होगा। आपने कई बार देखा भी होगा कि लोग इसे एज ए डेकोरेटिव पीस, है ना, एज ए डेकोरेटिव पीस के तौर पे इसको बाय करते हैं, है ना। तो ये उसका एक्चुअली कोन्स है, इसके अंदर सीड्स वगैरह रहते हैं, है ना। सीड्स वगैरह आपको इसमें रहते हैं, जिससे कि वो ट्री जो है फिर से जर्मिनेट करता है। तो ये थी कुछ पिक्चर्स। अब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक नेम तो इसका क्या है। साइंटिफिक नेम इसका हो जाएगा सेड्रस देवदारा, ठीक है। जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखोगे तो क्या करोगे, इसको नीचे अंडरलाइन करो, ठीक है। जो आप ये आप जो है डी जो होगा ये हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, कॉमन नेम मैंने आपको बता दिया, इसे देवदार भी कहते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको जो देखोगे, ये आप ऑल ओवर वेस्टर्न हिमालय जो है वहाँ आप इसको देखने को मिल जाएगा। ये इसके साथ ही साथ जो है आपका जो नेपाल का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे। हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी कुछ पार्ट जो है वहाँ आपको सिड्रस देवदारा मिल जाएंगे, है ना। ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट का पार्ट है, ठीक है। जब हम बात करते हैं चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन की, ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट का पार्ट है, वहाँ पे इसकी अकरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। एल्टीट्यूड की बात करें तो ये जनरली आपको 1500 मीटर टू 3000 मीटर के रेंज में आपको सेड्रस देवदारा मिल जाती है ना। मैंने आपको बताया कि ये हाई एल्टीट्यूड्स पे मिलते हैं। जियोलॉजी और सॉइल की बात करें हम, तो नियरली अबाउट ये ऑलमोस्ट ऑल सॉइल टाइप जो है आपके उसमें ये जो है ग्रो कर जाता है। बट ये क्या है, अवॉइड करता है स्टिफ और बैड ड्रेनेज सॉइल। जो आपका सॉइल है ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, और प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए, सिस्टम होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ये क्लेई लोम और सैंडी लोम सॉइल में ये काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ देखने को मिलता है। टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये ट्री जो है आप जो स्लोपीज एरिया है, मैंने आपको बताया एल्टीट्यूड्स पे आप जाओगे तो आपको स्लोप्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये स्लोपी एरिया वगैरह में मॉडरेट टू वेरी स्टीप स्लोप्स में आप इसको देखोगे, है ना। इसके साथ ही ये फ्लैट टेरेस जो होती है ना, फ्लैट टेरेस और रिवर वैलीज वगैरह, यहाँ पे ये अच्छे खासा इसका जो आपका वेजिटेशन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगली हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स की, ठीक है। एस्पेक्ट्स क्या होता है, तो जो मैंने बात करी है हम लोगों ने कि हमारी अर्लियर वीडियो में हमने बताया है, जो सिल्वीकल्चर हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एस्पेक्ट्स क्या एक टर्म था, मैंने उसमें बताया था। एस्पेक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है कि फेस होता है। जैसे मान के चलो ये माउंटेन है, ठीक है, तो इसका ये एक एस्पेक्ट हुआ और ये एक एस्पेक्ट हुआ, ठीक है। जो फेस जो होता है ना, फेस, इसको हम लोग एस्पेक्ट कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए नॉर्दर्न एस्पेक्ट हो गया, साउदर्न एस्पेक्ट हो गया, तो ये इस तरह का। तो जो आप एस्पेक्ट देखोगे तो ये नॉर्दर्न एस्पेक्ट्स में इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू साउथ फेसिंग स्लोप्स, ठीक है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो रेनफॉल जो है इसके लिए जो है मिनिमम आप कह सकते हो ऑप्टिमम रेनफॉल, ठीक है, ये 100 to 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्नो की बात करें तो हाँ, जनरली जो विंटर सीजन में जो स्नो वगैरह देखने को मिलता है, तो स्नो इसके लिए जो है स्नो बेनिफिशियल बेनिफिशियल है ना।
हालांकि जो स्नो के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो वो तो रहेंगे ही, बट साथ ही साथ क्या बेनिफिशियल इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जो कि अभी हम कुछ देर में वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। टेम्परेचर जो है ये देखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, है ना, फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। और मिनिमम टेम्परेचर 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मैं माइनस बोला, 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, है ना। एसोसिएशन की बात करें, यहाँ एसोसिएशन दैट मीन्स क्या है कि मान के चलिए जो हमारा वेजिटेशन है, ठीक है, हमारा जो वेजिटेशन है, आपको यहाँ पे जो देवदार का वेजिटेशन है ना, तो इसके साथ कौन कौन से ट्रीज और आपको वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल रहे हैं, है ना, या जहाँ भी देवदार है तो उसके साथ आपको सम पर्टिकुलर ट्री स्पीसीज मिल जाएंगे, तो उन सभी स्पीसीज को हम लोग एसोसिएट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड है ना, तो आप जब भी कुछ बदमाशी वगैरह कर रहे हो, चाहे स्कूल कॉलेज में, वो हमेशा आपके साथ रहता है ना, चाहे अच्छे वक्त में बुरे वक्त में, तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, एसोसिएट्स, जिसे हम लोग बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो एसोसिएट जनरली आप समझ लो कि बेस्ट फ्रेंड जैसा है, कि जहां आप होगे तो वो भी आपके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ स्प्रूस देखने को मिलेगा, सिल्वर फील्ड देखने को मिलेगा, केल देखने को मिलेगा और चीरपाइन देखने को मिलेगी, ये सभी एसोसिएट्स हैं देवदार की, है ना। अब हम बात करते हैं फिनोलॉजी की। फिनोलॉजी क्या होता है, तो फिनोलॉजी हमने बात करी थी पिछले वीडियो में। फिनोलॉजी जब आप जो एक जनरल ट्री का डिस्क्रिप्शन देते हो, उसके लीफ फॉल, ठीक है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये सभी चीज को जब हम डील करते हैं वो सभी फेनोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो जनरल डिस्क्रिप्शन हम ये देंगे क्या है, कि जो हमारा देवदार है वो एक एवरग्रीन ट्री है, ठीक है। इट इज ए लार्ज साइज एवरग्रीन ट्री विथ डार्क ग्रीन टू सिल्वरी बार्क एंड फेयरली डेंस फॉलिएज, ठीक है। फॉलिएज दैट मीन्स आपका यहाँ जो लीफ वाला पोर्शन हो जाता है, लीफ वगैरह पोर्शन, तो उसको हम लोग फॉलिएज कहते हैं। द क्राउन इज कॉनिकल अप टू मिडिल एज। अब जब मिडिल एज तक जाओगे, जैसे कि ट्रीज वगैरह है, तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं कि मिडिल एज, देन ओल्ड एज और एक यंग एज। तो मिडिल एज तक जो होगा उसका क्राउन जो होगा वो कैनॉन कोनिकल आपको देखने को मिलता है, बट जैसे ही वो ग्रोथ उसका और बढ़ता है मिडिल एज से, तो वो क्या है, आपको जो क्राउन है राउंडेड देखने को मिल जाता है ना। लीफ फॉल की अगर हम बात करें, तो जनरली जो लीफ फॉल है ये आपको समर सीजन में देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट होता है आपका मई के शुरुआती महीने से और जून के अंत तक आपका लीफ फॉल देखने को मिलेगा, है ना। वहीं जो नई लीव्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, वो कब आती है, मार्च टू अप्रैल में ये नई लीव जो है वो आपको आ जाएंगी, देखिए। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की बात अगर हम मैं करें, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की, तो फ्लावरिंग का जो पीरियड्स है वो आपको जून में देखने को मिलता है ना। और साथ ही साथ क्या है कि जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, है ना, तो जो पोलिनेशन वगैरह जो इशू हो देखने को मिलता है, पोलिन ग्रेन्स वगैरह जो फॉल करते हैं, ये इसका पीरियड आपका क्या है, ये आपको मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर में देखने को मिलता है, ठीक है। ये मेल फ्लावर के केस में। उसी तरह सिमिलरली फीमेल फ्लावर के केस में क्या होता है, फ्लावरिंग जो है वो अगस्त मंथ में आपको देखने को मिलता है। यहाँ देखिए जून था और यहाँ पे अगस्त है, ठीक है, एक महीना का गैप है, एक महीना का यहाँ गैप है, इसको रिमेम्बर रखिएगा। पॉलिनेशन यहाँ आपको क्या है, तो मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर पॉलिनेशन की जो टाइम पीरियड है, दोनों में आपको यहाँ पे सिमिलर है, बट क्या है, फ्लावरिंग का जो पीरियड है वो केवल अलग है। यहाँ फ्लावरिंग जो है ये जून में हो रही है, और फीमेल फ्लावर के केस में जो फ्लावरिंग होगी अगस्त में होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के, है ना। तो सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग डील करते हैं जो हमारा लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडिंग है या शेड बियरिंग है, ठीक है। देन हम बात करते हैं विंड की, कि क्या विंड फर्म है या नहीं है। देन ड्राउट की बात करते हैं ना। तो सो ऑन, इसी तरह मैंने यहाँ दे रखा है, तो एग्जाम में आप आएगा तो आप इसे पार्ट वाइज पार्ट में करके बता सकते हो, है ना, बुलेटिन पॉइंट्स में, क्योंकि एग्जामिनर जो है उसको पैराग्राफ पढ़ने का उतना टाइम मिलता नहीं है, तो वो क्या है, आप बुलेटिन फॉर्म में बना के लिखोगे तो इससे ज़्यादा सही रहता है। लाइट की बात करें तो इट इज अ मॉडरेट लाइट डिमांडिंग स्पीसीज, है ना। और विंड की बात करें तो ये विंड फर्म है। दैट मीन्स क्या है कि स्ट्रॉन्ग विंड वगैरह चल रहे हैं तो ये क्या है, उसको टॉलरेट करता है, ऐसा नहीं कि जरा सा भी स्ट्रॉन्ग विंड चला तो पेड़ उखड़ गया, नहीं, ठीक है। ड्राउट की मैं बात करूँ तो सीडलिंग स्टेज जो होता है उस समय ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, पर जैसे जैसे ये बड़ा होता है ना, जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, तो ये ड्राउट हार्डी हो जाता है, मतलब ड्राउट ये झेल लेता है। फ्रॉस्ट की बात करूं मैं तो ये फ्रॉस्ट हार्डी स्पीसीज है। फ्रॉस्ट हार्डी इसीलिए चूंकि देखिए इसकी जो ग्रोथ है, जो नेचुरल आपका जो इसका हैबिटेट है वो क्या है, हाई एल्टीट्यूड लेवल, हाई एल्टीट्यूड पे ही है। हाई एल्टीट्यूड पे ही होगा तो क्या, यहाँ टेम्परेचर इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर कहीं ना कहीं इसको कम चाहिए होता है।
तो फ्रॉस्ट वगैरह ये टॉलरेंट होता है। स्नो की मैं बात करूँ तो स्नो से इसे काफ़ी सीवियर डैमेज होता है। डैमेज कैसे होता है, जैसे हम लोगों ने जो अर्लियर वीडियोस में स्नो की जो मैं वीडियो बना रखी है क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, उसमें मैंने बात करा था कि स्नो के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ना। तो आप जाओ वीडियोस को देख लेना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें स्नो का बेनिफिशियल इफेक्ट भी है कुछ, है ना, बेनिफिशियल इफेक्ट भी है। बेनिफिशियल इफेक्ट हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो हार्मफुल इफेक्ट्स है आप मेरे वीडियो को जाके देख लेना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इट प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बर्ड्स एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। अब ये कैसे बचाता है, तो मान के चलो जब सीड फॉल करता है, ठीक है, जब यहाँ सीड फॉल हुआ तो क्या होता है, जो हमारी जो स्नो है, जो स्नो होता है, ये क्या इसको कवर अप कर देता है, ठीक है, इसको क्या करता है, कवर अप कर देता है। कवर हो जाने से क्या होता है, पहला तो क्या है कि एक तरह से ये क्या करता है कि इसको एक हीट भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि स्नो जो कवर करके रखा है, तो क्या है, बाहर के सराउंडिंग एरिया से यहाँ इनिशियल अंदर में जो है, अंदर में जो टेम्परेचर हो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है ना। और इसके साथ ही साथ ये बर्ड्स वगैरह भी इसको खा नहीं सकते हैं। उसके बाद एनिमल भी नहीं खाएगा और इंसेक्ट भी सीड को डैमेज नहीं करेगा, तो ये फायदा है। दूसरा क्या फायदा है, इट प्रोवाइड मॉइस्चर इन ड्राई सीजन। ड्राई सीजन के टाइम पे ये मॉइस्चर भी प्रोवाइड कराता है। और साथ ही साथ क्या है कि ऐसे एरिया जहाँ की रेनफॉल कम होता है या ना के बराबर होता है, तो वहां पे भी ये मॉइस्चर का एक मात्र सोर्स होता है ना। देन हम बात करेंगे ब्राउजिंग की, है ना। तो ब्राउजिंग में यहाँ आपको देखने को मिलेगा सीप्स और गोट जो होते हैं वो बहुत डैमेज क्रिएट करते हैं ना। ब्राउजिंग क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था दो तरह की चीज होती है, एक होती है ग्रेजिंग, ठीक है, एक होती है ग्रेजिंग और एक होती है ब्राउजिंग, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे, ठीक है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स में यहाँ पे क्या है कि जो बियर, जो भालू होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके बाग्स वगैरह को जो है ना नोच लेते हैं ना। इसको क्या करते हैं, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे गर्डलिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गर्डलिंग जो एक फॉरेस्ट्री का टर्म है, ये क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब जो ट्रीज वगैरह है ना, जो ट्रीज है, अगर हमको इसको फेल करना, तो हम क्या करते हैं, चूंकि कॉस्ट इफेक्टिव, है ना, कोई भी मेथड ऐसा होना चाहिए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट्स और एनालिसिस हम लोग को देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो ट्री को फेल करेंगे, तो हम लोग को क्या लेबर वगैरह चाहिए और काफ़ी उसमें आपको दिक्कतें देखने को मिलती है, थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो गार्डनिंग जो है क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज के बाग को क्या करते हैं, छील देते हैं, ठीक है। छील देंगे तो क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लोएम होता है, आपको फ्लोएम जो होता है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाने के कारण क्या होता है, फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट ऊपर नहीं हो पाता, धीरे धीरे पेड़ सूख जाता है, और फिर यहाँ से फिर वो क्या है, आप उसको गिर जाता है अपने आप, हल्का सा में भी आप इस पे ज़्यादा जो इस पे आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये गर्डलिंग है ना। तो ये जब यहाँ बियर्स वगैरह क्या करते हैं, बाग्स वगैरह जो उसको रिमूव कर देते हैं, तो ये एक तरह से क्या है, गर्डलिंग हो जाता है, और जिसके कारण पेड़ मर जाता है। इसके बाद क्या है, एनिमल जो है, अगला एनिमल क्या, पॉर्क्यूपाइंस। पॉर्क्यूपाइंस क्या करते हैं कि ये जो रूट्स है, यंग ट्रीज जो है, यंग सीडलिंग्स है, उसको स्टेबलाइज नहीं होने देते हैं। सीडलिंग स्टेब्लिशमेंट से पहले ही क्या करते हैं, वो उसको रूट्स वगैरह को खोद खाद के वो निकाल देते हैं, डिग कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो यंग प्लांट्स, जो आपका ट्रीज है, वो मैच्योर होने से पहले ही यंग स्टेज में ही क्या होता है, मर जाता है। इसके बाद मंकी एंड लंगूस जो है, वो क्या करते हैं, आपका जो ब्रांचेस वगैरह है ना, उस पर लटक लटक के क्या करते हैं, वो ब्रांचेस वगैरह को डैमेज कर देते हैं। इसके साथ अब बात करते हैं हम लोग इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स में आपका जो इंसेक्ट्स है, कॉकचैपर्स, ठीक है, ये क्या करता है, जो रूट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ना, उसको खा जाता है, जिसके कारण जो ट्री है वो मर जाता है। फंजाई, फंजाई में हमारा एक है फॉर्मस एनोनस, ठीक है, तो ये भी सीवियर डैमेज आपको देखने को मिलेगा इससे। इसके बाद हम बात करें नेचुरल रीजनरेशन की। तो नेचुरल रीजनरेशन में जो है कुछ फैक्टर्स है जो नेचुरल रीजनरेशन को इम्पैक्ट करते हैं। पहली तो क्लाइमेटिक कंडीशन। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ आपको क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ पे जो ड्राउट है ना, ये ड्राउट सेंसिटिव है। ये जो स्पीसीज हम लोग बात कर रहे हैं सीड्रस देवदारा की, ये ड्राउट सेंसिटिव है। हल्का सा भी ड्राउट पड़ेगा तो ये झेल नहीं पाता और क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सीडिंग की। तो यहाँ पे देखिए जो इसके जो सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड्स वगैरह होते हैं, ये उतना जो है आप विंड के थ्रू, है ना, विंड के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं ट्रेवल करते। डिस्टेंस जो है, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो आपको जनरली जो नेचुरल रीजनरेशन जो है, वो आपको ट्रीज के सराउंडिंग एरिया में ही देखने को मिलेगा। ये जो ट्रीज है, तो इसके ही सराउंडिंग में आपको, सराउंडिंग एरियाज में ही आपको क्या है,
नेचुरल रीजनरेशन देखने को मिलेगा थ्रू सीड्स, ठीक है। इसके अलावा सॉइल और सॉइल कवर और लाइट पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने बात करी, जो लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए सो दैट कि नेचुरल रीजनरेशन वहाँ क्या हो सके, वो एक सुटेबल कंडीशन उसको मिल सके। आर्टिफिशियल रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो प्लांटेशन के थ्रू और डायरेक्ट शोइंग के थ्रू हम लोग आर्टिफिशियल रीजनरेशन करते हैं इसकी। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ जो हमारे जो ये सीडरस देवदारा है, इसको मैनेज करने के लिए हम लोग जो सिल्वीकल्चरल सिस्टम है ना, सिल्वी सिल्वीकल्चरल सिस्टम जो हम लोग अप्लाई करते हैं, ये करते हैं इरेगुलर सेल्टरवुड सिस्टम, ठीक है। तो इरेगुलर सेल्टरवुड सिस्टम, जो व्यूअर्स नए हैं वो मेरे वीडियोस को जाके देख लें। सिल्वीकल्चर सिस्टम में हमने डिटेल में इस पर बात कर रखी है। यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन जो इसके वुड्स वगैरह होते हैं, टिम्बर्स वगैरह होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। इसके साथ साथ फर्नीचर बनाई जाती है। जो सेड्रस देवदारा है, इसका जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पोल्स वगैरह बनाते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, उसमें इसके लकड़ी के यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही साथ रेलवे स्लीपर में और कारपेंट्री वर्क में भी इसका यूज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी सीड्रस देवदारा के बारे में, है ना। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, डाउट हो तो कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि रेगुलरली आप तक मेरे वीडियोस पहुंचते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू।